हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे पहले लोग समझते हैं कि डिजास्टर क्या है। तो डिजास्टर अनडिजायरेबल अकरेंस है, सडन डिस्टरप्शन ऑफ नॉर्मल लाइफ जब हो जाती है तो उसे हम लोग जो है डिजास्टर कहते हैं। जब कभी भी सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए, उथल पुथल आ जाए, बहुत ज्यादा जनजीवन को नुकसान हो तो इसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। ये डिजास्टर इसमें जीवन की भी हानि होती है, बहुत सारी संपत्ति नुकसान हो जाती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद हो जाता है। इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा होता है मैन मेड। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्लड की, जो कि वाटर रिलेटेड है। तो फ्लड जो है 12.5% इलाके में भारत में होता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बाढ़ आती रहती है और बिहार में कोसी नदी से बाढ़ आती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कभी कभी बादल फट जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। जब कभी 24 घंटे में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश अचानक से हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। इस प्रकार की एक घटना उत्तराखंड में 2013 में हो चुकी है। सुनामी की बात करते हैं, समुद्र के अंदर कभी भी अगर वोल्केनो फट जाता है तो सुनामी आती है और इस प्रकार की सुनामी 2004 में हिंद महासागर में आ चुकी है। और तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास इस प्रकार की जो है क्षेत्र बना रहता है जहां पे सुनामी आती है। सूखे की बात करते हैं, ड्रॉट की बात करते हैं तो भारत में 12% एरिया जो है वो सूखे की चपेट में होता है, जो कि राजस्थान से लेकर रन ऑफ कच्छ तक का इलाका है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और ये इलाका सूखे की चपेट में आता है। जियोलॉजिकल की बात करते हैं तो वहां पर अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक भूकंप है जिसका एक फोकस होता है और ये जब भूकंप आता है तो बहुत सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है, जनजीवन बर्बाद हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। अर्थक्वेक के अंतर्गत 54% इलाका भारत का आता है और अर्थक्वेक को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें जो हिमालयी इलाके हैं उनमें जो है अर्थक्वेक की संभावना ज्यादा बनी रहती है, मैदानी इलाके में थोड़ा कम होती चली जाती है। हमें याद है कि गुजरात में जो है भुज में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, जिसमें बहुत ज्यादा जो है जनजीवन इसने बर्बाद किया था। लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड जो है जो पहाड़ों के खिसक जाने की वजह से होता है और लैंडस्लाइड जो है नॉर्थ ईस्ट के इलाके, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर देखने को मिलता है। वोल्केनो की बात करते हैं तो वोल्केनो जो होता है वो सेफ्टी वॉल ऑफ अर्थ है। जब कभी भी जो मैग्मा होता है वो फट जाता है और बाहर की तरफ जो है लावा के रूप में बाहर आता है। इस प्रकार से भारत में जो मेन लैंड है उस पर कोई भी वोल्केनो नहीं पाया जाता, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और वहीं पर नागकुटम जो है वो भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी है। बायोलॉजिकल की बात करते हैं तो बहुत सारी एपिडेमिक हैं, महामारी फैल जाती है बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, जैसा कि हम लोगों ने देखा कोरोना की त्रासदी जिसमें बहुत ज्यादा जनजीवन प्रभावित हो गया। उसी तरह से जानवरों में भी जो है वो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि फैल जाती हैं, पक्षियों में भी होती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वगैरह होते हैं जो कि फैल जाते हैं। दूसरी होती है मैन मेड, जिसमें कि फायर जो है बहुत ज्यादा नुकसान करती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने उदाहरण के रूप में देखा कि कैलिफोर्निया की जो आग है उससे बहुत ज्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ। और इसके बाद इंडस्ट्रियल, कभी कभी केमिकल का रिसाव हो जाता है। फैक्ट्री में बहुत तरह के केमिकल होते हैं जिनका रिसाव होने से बहुत ज्यादा जनजीवन प्रभावित होता है, जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी वो 1984 में जिसका रिसाव हुआ भोपाल में, जिससे बहुत ज्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ। उसी प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उनसे अगर रिसाव से कभी नुकसान होते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने चेरनोबिल की घटना देखी 1986 में यूक्रेन में, फुकुशिमा जापान में। ये इस प्रकार की आपदाएं जो है ये सब मैन मेड होती हैं। इसके बाद समझते हैं कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहले से देखिए मैनेजमेंट जो डिजास्टर का है उसमें इसके 3 चरण हैं, तो 3 स्टेप में होता है। पहला बिफोर, दूसरा होता है ड्यूरिंग और तीसरा होता है आफ्टर। तो बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर। तो बहुत सारी जो सरकारें होती हैं वो प्रयास करती रहती हैं कि
कम से कम आपदाएं हैं। इसके लिए भारत क्या क्या प्रयास कर चुका है, जैसे फ्लड के लिए फ्लड वार्निंग सिस्टम होता है। भारत में 199 जो है सेंटर है जो कि फ्लड की जानकारी देते रहते हैं। साथ ही साथ जो है नेशनल फ्लड कमीशन का गठन किया गया 1976 में, और सुनामी के लिए 2007 में सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही साथ ड्रॉट के लिए जो है ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है 1974 में, और इसके बाद सूखे के लिए बहुत सारे वन महोत्सव या पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन करना, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे जो बारिश का पानी आता है उसको रोक करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया जाए जिससे कि पानी की कमी ना हो, और इसके साथ साथ पॉन्ड बनाए जाते हैं, अमृत सरोवर बनाए जाते हैं। ये सब इस तरह की योजनाएं होती हैं। साथ ही साथ जो है अर्थक्वेक के लिए वार्निंग सिस्टम जो है बनाया गया है, वार्निंग सेंटर है, अर्थक्वेक वार्निंग सेंटर देहरादून में स्थापित किया गया है। जब कभी भी जो आपदाएं आ जाती हैं तो उसके लिए बहुत सारे जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसके लिए भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसका गठन 2005 में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। ये जो है राज्य सरकारों के साथ इसमें स्टेट डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। इनके साथ मिलकर काम करती है, साथ में लोकल बॉडी भी इनके साथ मिलकर काम करती है। तो डिजास्टर के पहले जो होता है मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस की बात की जाती है। जब सुनामी वगैरह आती है तो अगर उसकी जो वार्निंग मिल जाती है तो वहां बहुत सारी टीमें जो है लग जाती हैं उन जगहों को खाली कराने के लिए, रेस्क्यू कराने के लिए, और कोशिश करती है कि कम से कम जो है वहां पर नुकसान हो। इसके बाद जब डिजास्टर आ जाता है तो वहां पे रेस्क्यू का काम होता है, लोगों को वहां से खाली कराया जाता है, हटाया जाता है। साथ ही साथ रिलीफ की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें कि उस समय लोगों को कैंप में रखा जाता है, उनको मेडिसिन, फूड पैकेट, वाटर, जो जरूरी चीजें हैं उनको जो है मुहैया कराई जाती हैं। इसके बाद जब आपदाएं जो है खत्म हो जाती हैं तो रिलीफ के लिए, रिकवरी के लिए बहुत सारी चीजें चलाई जाती हैं। इसके लिए बहुत सारे मेजर्स यूज किए जा सकते हैं। वो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेफ्टी डेवलपमेंट अगर करने की बात होती है तो इस प्रकार से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है जो कि सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से हो। जैसे कि जब हम लोग मकान बनाते हैं तो भूकंप रोधी मकान के लिए जो है आजकल कंक्रीट की जो बीम होती है, कॉलम होते हैं, बनाए जाते हैं जिससे कि मकान भूकंप में बचे रहें। जब हम लोग लैंड की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, ब्रिज बनाते हैं तो इन सभी में असेसमेंट कर लेते हैं कि वो इस तरह से बने हो जिसमें कि जो है अगर कोई आपदा आए भी तो उसका कम से कम जो है उसके ऊपर असर पड़े। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस प्रकार का विकास है जिसमें कि हम लोग संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि संसाधन हम भी इस्तेमाल कर लें और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रह जाएं। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, चूंकि हमारा पर्यावरण धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो हमारे पर्यावरण में गर्मी भी बढ़ रही है। तो पर्यावरण में गर्मी बढ़ने की एक बहुत मुख्य वजह है वो है वनों का कम होना, क्योंकि हम लोग खेती के लिए वनों को, पेड़ों को काट देते हैं, वहां पे खेत बना देते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। होता इस प्रकार से है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यूज करती है और 6 पानी के मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बना लेती है। उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड वो श्वसन रेस्पिरेशन के द्वारा लेती है और 5 कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेती है। जब 5 कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये है कि जब सोलर रेडिएशन जमीन पर आता है और जमीन पर टकराने के बाद वापस जा रहा होता है तो उसको लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग वेव को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हीट बढ़ाती है। जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस जगह पर जो है हीट कम हो जाती है। इसीलिए कई जगह पे देखा गया है माइक्रो क्लाइमेट डेवलप हो जाते हैं, जहां पर जंगल होते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहां पर टेंपरेचर बाकी जगह से थोड़ा सा कम होता है। तो इसके अलावा जो है रिस्क असेसमेंट, हम लोग जो है रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, रिस्क को भाप सकते हैं और उसके लिए उस तरह के मेजर्स अपना सकते हैं। इसमें हम लोग
जीआईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस जीआईएस मैपिंग के द्वारा हम लोग असेस कर लेते हैं। साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग या डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से अर्बन प्लानिंग करते हैं जिससे कि जो है ये जो आपदाएं हैं वो कम से कम आए। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ जो है भारत भी काम कर रहा है, जो कि जापान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें 2015 से लेकर 2030 तक के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि किस प्रकार से आपदाओं को कम किए जाने की जरूरत है। और साथ ही साथ भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक के ऊपर भी काम कर रहा है। और उसी के साथ साथ पेरिस का कॉप एग्रीमेंट जो है कॉप 21 भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता रहता है जिससे कि आपदाओं को कम किया जा सके।